हेलो साथियों, तो आज अनुच्छेद 150 से देखने वाले हैं हम। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि 1 से लेके 150 तक बताया हुआ विश्लेषण से। और आज बारी है 153 अनुच्छेद से, जिसमें हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा फटाक से हम देख लेंगे कि कैसे राज्यपाल के अनुच्छेद को याद कर लेते हैं। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया? राज्य के राज्यपाल का प्रावधान किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 153 में। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 154 देखते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित है, ये बताया गया। अनुच्छेद 55 में देखेंगे तो नियुक्ति करने के लिए कम से कम 5 लोगों की सहमति होती है। तो इसको याद रखेंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 156 में देखेंगे तो 156 जो है राज्यपाल की पदावधि है। सामान्यतः राज्यपाल जो है 5 वर्ष के लिए बना रहता है, तो 156 बीच में 5 है। तो इस तरह से याद रख लेंगे कि 156 में जो है वो राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। 157 देखते हैं तो 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं हैं। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं हैं, उनकी योग्यताएं हैं। 100 अनुच्छेद 58 में देखते हैं तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। क्या है? पद के लिए शर्तें हैं। 157 उसकी नियुक्ति के लिए जो अर्हताएं दी गई, पर 158 जो है वो राज्यपाल के पद के शर्त से संबंधित है। 158 159 देखेंगे 159। तो राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान है। क्या है? राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 160 देखते हैं तो कुछ आकस्मिक में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन करना है। आगे बढ़ते हैं तो 161 अनुच्छेद से देखेंगे। हम 60 तक देख चुके, 160 तक। तो अब 161 में हम क्या देखेंगे कि अनुच्छेद 161 में जो है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण राज्यपाल की शक्ति, यानी कि क्षमादान की जो शक्ति है राज्यपाल की किसमें है? अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 162 देखेंगे तो अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। 162 अनुच्छेद में राज्य में जो भी कार्यपालिका शक्ति होती है, और कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है राज्य में? राज्यपाल। तो 162 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। क्या है? राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ये अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 167 में देखेंगे 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। क्या है? राज्यपाल के जानकारी देना है आदि के संबंध में मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है अनुच्छेद 167 से कि वो राज्यपाल को जानकारी देगा किसी भी विषय से संबंधित। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 167 में है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अनुच्छेद 210 की बारी आ गई है। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो अनुच्छेद हम 210 में देखते हैं क्या है कि विधान मंडलों का प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि विधान मंडल में कौन सी भाषा प्रयोग होगी उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 210 में। किसमें? अनुच्छेद 210 में जो है वो विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 211 विधान मंडल में जो है चर्चा विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन करता है। क्या करता है? चर्चा पर निर्बंधन करता है। फिर अनुच्छेद दिया हुआ 210 है विधानमंडलों में की जाने वाली प्रयोग में लाने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में विश्राम विश्रामंती काल, यानी कि विश्राम काल में अध्यादेश का प्रख्यात करने की जो है वो राज्यपाल की शक्ति के बारे में संबंधित है। तो जानते होंगे अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश लाने की शक्ति से संबंधित है। जैसे कि आप राष्ट्रपति का अनुच्छेद बता सकते हैं कि वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, लाता है। तो इसी तरह से यहाँ 213 में राज्यपाल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 213 हम देख चुके हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे अब राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट, उनके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 214 में हम देखते हैं, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय क्या है कि कोई भी राज्य है जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ऐसे है, तो इस राज्यों के जो है उसमें न्यायालय का गठन 214 के तहत। 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? 215 कहता है कि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आगे बढ़ते 216 में उच्च न्यायालय का गठन से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 214 बोलता है कि राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा और उसका गठन किसमें? 216 से। किसमें? 216 से संबंधित है। तो याद रखिए अनुच्छेद 216 क्या बोलता है कि राज्यों में राज्यों में जो उच्च न्यायालय का गठन। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट रहेगा उसमें न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की जो शर्तें हैं वो पद की जो शर्तें हैं, यानी जो उनकी कंडीशन है पद पे बने रहने की, वो क्या है?
वो बताया गया अनुच्छेद 217 में। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 218 देखेंगे। अनुच्छेद 218 में देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना, यानी कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी संबंध है उसको हम उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई संबंध है और उसको हम हाई कोर्ट में लागू करना चाहते हैं। ये अनुच्छेद किससे है? तो 218 से संबंधित है। अनुच्छेद 219 देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिबंध क्या किया जाएगा? उच्च न्यायालय के द्वारा जो है शपथ लिया जाएगा उनके सदस्यों के द्वारा और न्यायाधीश के द्वारा। वो क्या इसमें बताता है? तो अनुच्छेद 219 में बताता है। अनुच्छेद 220 देखते हैं तो अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन करना। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद देखते हैं 221 तो न्यायाधीशों की वेतन से संबंधित, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 221 तो 221 याद रख लेंगे 22 और 1 इस तरह से, मतलब कि 221 न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 वेतन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 222 ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो अंतरण होता है, हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो अनुच्छेद 222 के तहत होता है। 222 के तहत होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 223 तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, जो कार्यकारी एक मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनकी नियुक्ति किससे होती है? तो वो अनुच्छेद 223 से होती है। अनुच्छेद 224 देखेंगे अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 224 224 क भी है तो उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि उच्च न्यायालय की बैठक होगी तो उसमें सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश भी रहेंगे उनकी भी नियुक्ति हो सकती है। अनुच्छेद 224 का काम ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 225 तो विद्यमान और उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में है। आगे इसको देखते जाएंगे। अनुच्छेद 226 तो कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, पूछा जाता है तो याद रख लेंगे। जो अनुच्छेद 226 है वो जैसे कि आप अनुच्छेद 32 में देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में संबंधित है, उसी तरह 226 रीट जो है उच्च न्यायालय की शक्ति से। तो अनुच्छेद अब देखेंगे 227 तो 227 क्या बोलता है कि सभी न्यायालय के न्यायाधीश और क्या बोलता है कि सभी न्यायालयों के अधिष्ठान की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि सभी न्यायालय में वो अधिचन कर सकेंगे, इसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शक्ति अनुच्छेद 227 बताता है। 226 हम लोग देखे हैं कि क्या है, ये रीट जारी करने की शक्ति है। 228 में कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण करने की शक्ति है। आगे हम देखेंगे तो आगे दिया गया अनुच्छेद 245 इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ही है इस विधायी संबंध से, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है तो चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 245 में है कि संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी जो राज्य विधानमंडल बनाएगी विधियां उनका विस्तार संसद करेगी। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 246 बोलता है कि संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, यानी कि संसद जो भी बनाएगी या राज्य का विधान मंडल जो भी बनाएगी उनकी विषय वस्तु से संबंधित है अनुच्छेद 246। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की है। और आगे देखते हैं 248 अवशिष्ट जो विधियां हैं उनके लिए शक्ति है 248 में। जैसे अवशिष्ट सूची है तो उस तरह से अवशिष्ट जो विधि बच जाएगी उसको 248 अनुच्छेद से मतलब देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। तो अनुच्छेद 249 जो है 249 राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में जो है राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति है। राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित कुछ भी राज्य सूची का विषय है और वो राष्ट्र के हित में तो उसमें जो है विषय में कोई भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। अनुच्छेद पूछा जाता है, याद रखेंगे। 250 में हम आते हैं कि यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि जो है वो संसद बना सकती है, यानी कि किसी भी राज्य में उत्पाद आपात की घोषणा हो गई हो तो उस समय में जो है विधि संसद बना सकती है अनुच्छेद 250 में। आगे बढ़ते हैं, जीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं देखेंगे 251 अनुच्छेद देखते हैं। तो 251 अनुच्छेद क्या बोलता है कि 251 जो अनुच्छेद है संसद द्वारा अनुच्छेद 239 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों को असंगति की गई है। 251 ये दोनों की असंगति करता है। आगे बढ़ते हैं 252 में आते हैं, देखेंगे 252 में क्या है कि दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना क्या है।
2 या 2 से अधिक राज्यों की उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और विधि का किसी अन्य राज्य से के द्वारा अंगीकार किया जाएगा। यानी कि 2 राज्य बना रहे हैं तो तीसरे राज्य को अंगीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा। ये अनुच्छेद 252 कहता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, पूछा हुआ कई बार एग्जाम में। तो 253 क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाना यानी कानून बनाना है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय करार हो गया, उसको हम प्रभावी करना चाहते हैं तो ये 253 के तहत उसे हम उस विधान को उस कानून को प्रभावी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 253 में। अनुच्छेद 254 देखेंगे तो संसद द्वारा बनाई गई विधियां राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का प्रभाव है। आगे चलते हैं 255 में देखते हैं कि सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षा केवल प्रक्रिया, यदि इंपॉर्टेंट नहीं, आगे हम बढ़ेंगे। ये सब थोड़ा ध्यान में रखने वाले के। अनुच्छेद 268 देखते हैं कि संघ यानी केंद्र द्वारा उद्धृत किए जाने परंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, यानी कि कोई योजना देखते हैं कि आप केंद्र सरकार की रहती है पर उसका लाभ जो है राज्य सरकार को होता है, तो उस तरह की बातें यहाँ अनुच्छेद 268 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। 268 का है कि संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले और संघ द्वारा तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और नियोजित किए जाने वाले सेवा कर, यानी कि संघ लगाता है उसको संघ भी लेता है और राज्य सरकार भी लेता है, तो उसका प्रावधान किसमें, तो अनुच्छेद 268 के काम में है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 269 269 में देखेंगे कि संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्य सौंपे गए, यानी संघ लगाएगी भी और संघ उसको संग्रहित भी करेगी परंतु राज्य को सौंप देगी। ये सब अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। अभी आप अगर जेपीएससी का भी मेंस लीजिएगा ना, ये सब आपको अनुच्छेद मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अनुच्छेद जो 69 है 269 वो इस तरह का प्रावधान करता है कि केंद्र लगाएगी किसी कर को और संग्रहित भी करेगी परंतु राज्य को सौंप देगी। आगे बढ़ते हैं, हम अनुच्छेद 270 में देखने वाले हैं। तो 270 में हम देखेंगे अनुच्छेद 270 में कि संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित संघ और राज्यों के बीच मतलब वितरण किया जाएगा। अनुच्छेद 270 ये बोलता है कि कोई भी कर जो है वो संघ लगाएगी, संघ उसको संग्रहण भी करेगी पर उसका जो विभाजन है राज्य संघ और राज्यों के बीच में वितरित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अनुच्छेद 271। अनुच्छेद 271 में हम देखते हैं कि कुछ शुल्कों और करों पर प्रयोजन के लिए अधिमार है, यानी कुछ शुल्क है या कर है उस पे प्रयोजन के लिए अधिभार जो है वो है। एक मिनट फिर से हम लोग से पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 271 क्या बोलता है कि कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन का अधिभार है, यानी कि कुछ शुल्क रहेंगे या कर रहेंगे उसको संघ प्रयोजन करेंगे। अनुच्छेद 271 में ऐसा कहा गया। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 274। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबंध है प्रभाव डालने और विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ये तो बेहद इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में आप देख लीजिएगा, पीवाईक्यू में होगा। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 275 में हम देखेंगे कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है। क्या जाता है, कुछ राज्य को जो है संघ से अनुदान दिया जाता है, स्पेशल स्टेट का मांग इसी में होता है 275 में। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अनुच्छेद 276 देखेंगे तो वित्तीय व्यापार और आजीविका और नियोजन पर कर जो है 276 के तहत है। 279 देखेंगे तो शुद्ध आगम आदि की गणना की गई है। क्या की गई, शुद्ध आगम आदि की गणना की गई। 280 में वित्त आयोग, 281 में वित्त आयोग की सिफारिश की गई है। ये तो वित्त आयोग आप कई बार पढ़ चुके होंगे। आगे हम बढ़ने वाले हैं कौन सा, तो अब संपत्ति के अधिकार। तो अनुच्छेद देखेंगे क्या है, 300 का है अनुच्छेद, क्या है 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। ये जो है अनुच्छेद 300 का क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से मतलब वंचित नहीं कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम देखते हैं अनुच्छेद 300, तो देख लिए अब 300 जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वही यहाँ पे मेंशन है, बहुत सच में ये बहुत सही जो है कंटेंट है। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 309 में क्या बताया गया है। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों को भर्ती और सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति का प्रावधान है। अनुच्छेद 311 संघ और राज्य के अधीन सिविल हैसियत नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना और पद से हटाया जाना और पंक्ति अवतरण, इससे तो कई एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते इसमें क्या है, अनुच्छेद 312 क्या है, अनुच्छेद 312 है। अनुच्छेद 312 में क्या बताया गया कि अनुच्छेद 312 में जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 300 अनुच्छेद
के 312 अनुच्छेद के तहत होता है। फिर 315 देखेंगे तो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किसमें किया जाएगा, तो अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 316 तो सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि, जो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य की नियुक्ति होगी उनकी पदावधि क्या होगी, वो 316 में बताया गया। 317 में देखेंगे तो लोक सेवा आयोग किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबन किया जाना, वो 317 में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनुच्छेद 318 तो आयोग के सदस्यों को जो है कर्मचारी बंद की सेवा के बारे में शर्त और निवेदन की सकती है। और आगे हम बढ़ के देखते हैं तो अनुच्छेद 19 में देखते हैं 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में जो प्रतिषेध है, कोई भी मतलब कि पद धारण नहीं कर सकता, उसके लिए प्रतिषेध किया गया है। आगे हम बढ़ के देखते हैं तो अनुच्छेद 320 में क्या है, लोकसभा आयोग के कृत्य यानी कि कार्य क्या है लोक सेवा आयोग के, वो 320 में है। 321 में देखेंगे लोक सेवा आयोग की कृतियों का विस्तार करने की शक्ति यानी उनके कार्यों के विस्तार की शक्ति किसमें है, तो अनुच्छेद 321 में। 322 देखेंगे तो लोक सेवा आयोग की व्यय यानी लोक सेवा आयोग कितना व्यय करेगा, खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर 322। 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से संबंधित है 323। अब हम इलेक्शन कमीशन के सारे अनुच्छेद को पढ़ लेंगे। तो चलिए निर्वाचन वाला हम देख ही लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी जो अनुच्छेद बचे हुए हम करते जाएंगे। तो अनुच्छेद 324 में आते हैं तो निर्वाचन के अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना क्या है, कि निर्वाचन का अगर अधीक्षण होगा, निदेशन होगा, नियंत्रण होगा, निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ये अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद 324 में। आगे देखते हैं 325 तो धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जाने के लिए अपात्र न होना, उसके द्वारा किसी भी विषय निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाए। कहने का मतलब यह है कि जाति, धर्म, लिंग, मतलब जाति, मूल वंश, ये सब के आधार पर आपको मतलब कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 326 देखते हैं तो लोकसभा और राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन विषय जो है मताधिकार से होंगे, बिल्कुल याद रखेंगे 326 में कि जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उनका जो निर्वाचन होगा विषय मताधिकार, विषय मतलब 18 साल के बाद इसमें वोट कर सकेंगे। अनुच्छेद 327 देखते हैं तो 327 क्या बोलता है कि विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद की शक्ति है। क्या है, विधानमंडलों के निर्वाचन किए जाएंगे उसके उपबंध में जो है संसद के पास शक्ति है। ये 327 बोलता है। 328 में क्या है कि किसी भी राज्य के प्रावधान किया गया, किसी भी राज्य के किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, यानी कि उस विधानमंडल में निर्वाचन के क्या क्या होंगे उसका उपबंध कर सकता है वो विधानमंडल। ये अनुच्छेद 328। 329 निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में हस्तक्षेप से क्या है, वर्जित है, विवर्जन है। 329 में न्यायालय निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले होंगे वो न्यायालय में हस्तक्षेप से वर्जन है। तो ये अनुच्छेद 329 है। अब अनुच्छेद हम देखते हैं 330 क्या बोला कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है। क्या है 323 में, 330 में बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें याद रखेंगे लोकसभा में क्या है कि अनुसूची एससी और एसटी जो जाति वर्ग हैं उनको आरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 330 में। आगे हम तो 330 के बाद 331 में देखते हैं तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय सिस्टम खत्म हो चुका है, आप जानते होंगे। फिर 332 में कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, हाँ ये इंपॉर्टेंट है 332। जैसे 330 में क्या था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण पर, 332 क्या बोलता है कि 332 जो है वो मतलब विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की व्यवस्था करता है या आरक्षण देता है, 332 अनुच्छेद। आगे हम बढ़ते हैं 333 में, ये विधानसभा से आंगल समुदाय से खत्म हो चुका है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 334 में है कि स्थानों के आरक्षण और विशेषण प्रतिनिधित्व 70 वर्ष के पश्चात न रहना 95वें संविधान संशोधन 2009 में ये जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया, इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। 334 में क्या था, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न होना। 335 देखते हैं तो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दावा कर सकता है कि वो हम सेवा में आ सकते हैं 335 के तहत। 336 में हम देखेंगे तो 336 में बोलता है कि कुछ सेवाओं में अब तो आंगल भारतीयों का कुछ रहा नहीं, तो इसको पढ़ने से मतलब कोई फायदा नहीं है। आगे हम देखेंगे तो देखते हैं यहाँ से कि 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है कि अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, यानी कि एससी के लिए जो है आयोग बनाया जाएगा वो अनुच्छेद 338 के तहत।
और जो 38A है, 338A है, उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, क्या है इसमें एसटी के लिए बनाया जाएगा इसमें, तो 338 क में आयोग बनाया जाएगा। और ये किससे हुआ, तो 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है अंतः स्थापित किया गया। अनुच्छेद देखेंगे 339, के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में जो है संघ का नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 340 बोलता है पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करना। आगे देखते हैं, ये सब सारे अनुसूचित जातियों से ही संबंधित तो देख लेंगे। 341 में अनुसूचित जाति है, 342 में अनुसूचित जनजाति है। भाषा से भी कभी क्वेश्चन आता है तो भाषा वाले भी देख लेते हैं कि भाषा जो है 343 यानी 343 में संघ की राजभाषा के बारे में, 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। अनुच्छेद 345 यानी 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं के संबंधित है। अनुच्छेद 346 यानी 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी भी राज्य और संघ के बीच जो है वो प्रादि राजभाषा का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 347 किसी भी राज्य की जनसंख्या के किसी भी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद अब आते हैं 348, तो 348 में हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और अधीनतम विधेयकों आदि को प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में और भी जो अधीनतम न्यायालय होते हैं उनमें कौन सी भाषा प्रयोग किया जाएगी, अनुच्छेद 338 में बोलता है, 48 में बोलता है। कितना 48 है, 348 मैं बोल देती हूँ गलत, पर बोलना चाहती हूँ सही, पर हो जाता है कभी कभी ऐसा, ऐसे साढ़े आंकड़े मुझे अच्छे से आते हैं। तो फिर देखते हैं कि अनुच्छेद 4349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया है इसमें। ये दोनों अनुच्छेद पक्का याद रखना है, 350 वाला। तो 350 में देखते हैं कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यवेदन के प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है 350। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी हम निवारण क्यों चाहते हैं तो उससे भाषा से संबंधित है। 350 कहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, कई बार पूछा गया है तो इसको याद रख लेंगे कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो सुविधा है वो 350 क करता है। ठीक है, अब 350 क तो देख लेंगे, 350 ख देखेंगे तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिया गया है। तो अब हम आपातकाल जो है कल से पढ़ेंगे, आपातकाल और बाकी सारे अनुच्छेद को कल कवर करेंगे। मेरे पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा साथियों, और आगे भी देखिएगा, आपको बहुत क्लियर होगा, आपको इस तरह से सारा डिटेल बाई अनुच्छेद का ही नहीं मिलेगा। थैंक यू साथियों।